हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जीके क्लास में। करो या मरो, बस डर से मत डरो, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और ये परीक्षा क्या चीज़ है मेरे दोस्त। उठाओ कॉपी और कलम और इसके खोपड़ी में छेद कर दो। तो दोस्तों, यदि आप में भी जोश और जुनून है एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए, तो मैं दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों का सीरीज का दोस्तों आज मैं 20वां श्रृंखला जो है लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहां से प्रश्न आपको सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको बता दूँ कि इसमें दोस्तों मैं टोटल 45 क्वेश्चन को करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ग्रुप डी में जो है वो 25 नंबर की साइंस आने वाली है और 20 नंबर की जीके यानी कि दोस्तों जनरल अवेयरनेस आने वाली है। टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं 45 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। और दोस्तों ये जो मेरी वीडियो आती है वो डेली शाम को 4 बजे आती है। तो दोस्तों मेरे साथ 4 बजे जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल टॉप जीके क्लासेस पे ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरी जो जितने भी वीडियो आती है उसका PDF आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा और डेली क्विज भी यहाँ पे आता है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से जाके यहाँ पे जुड़ जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों मोटिवेशन कोट। मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों? कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिलता है। तो दोस्तों जैसे आपका जो साया है देख लीजिए दोस्तों, जो आपकी परछाई है बिना धूप में आए बिना नहीं मिलती दोस्तों। तो आप ये भी ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सक्सेस की एक बहुत ही खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। तो दोस्तों यदि आप मेहनत कर सकते हैं तो आपका स्वागत है मेरे परिवार में, टॉप जीके क्लास में। तो दोस्तों चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग आज का मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि दोस्तों आपके साथ उनकी भी हेल्प हो सके। दोस्तों ये मेरे जितने भी वीडियो है यदि आपने उसको देखा नहीं है दोस्तों, तो मैं जो है प्लेलिस्ट का जो लिंक है दोस्तों वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जल जनित रोग क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा जल से होने वाला रोग है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हेपेटाइटिस होता है दोस्तों, ये जल के द्वारा होता है। दूषित जल पीने से दोस्तों आपको हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और यदि आपसे पूछे दोस्तों जो हेपेटाइटिस सी, जो हेपेटाइटिस में कई तरह के वेरिएंट आते हैं दोस्तों। हेपेटाइटिस अगर आपसे सी पूछ ले ये किसके द्वारा होता है हेपेटाइटिस सी, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे ये दोस्तों वायरस के कारण होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। वायरस के कारण जो है ये होता है हेपेटाइटिस सी। लेकिन दोस्तों केवल हेपेटाइटिस पूछा है, तो ये दोस्तों दूषित जल और दूषित भोजन खाने से होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मलेरिया रोग किसके कारण होता है, ये दोस्तों ध्यान देंगे ये प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मलेरिया रोग होता है। और डिप्थीरिया जो होता है दोस्तों ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और जो टिटनेस है दोस्तों ये भी जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर ले। क्योंकि दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट की श्रृंखला जो है वो डेली मैं लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे से जुड़ के अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा मूड दे सकते हैं और सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कार्य करने के सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, बल कहते हैं, या सभी को हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो कार्य करने का जो सामर्थ्य है दोस्तों ये ऊर्जा कहलाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी इसको शक्ति आंसर दे रहे हैं दोस्तों, पावर आंसर दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जो कार्य करने की दर होती है उसे हम लोग दोस्तों शक्ति कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सामर्थ्य पूछा है तो इसको दोस्तों हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ये आप लोग को
याद रखना है। इसका आंसर जो है पावर नहीं होगा, ऊर्जा होगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सामान्य स्तंभी एपीथीलियमी उत्तक पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो उत्तक है ये किस में पाया जाता है। आमाशय में मिलता है दोस्तों, या फैलोपियन नलिका के भीतर मिलता है, या अंडाशय के बाहरी सतह पे, या गोलों के भीतरी स्तर में मिलता है। ये आपको बताना है। गालों के भीतरी स्तर में मिलता है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, ये जो मिलता है ये आमाशय के भीतरी स्तर में मिलता है, ये भीतरी परत में मिलता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो आके वो आमाशय में ठहरता है ना दोस्तों। तो ये जो आमाशय का जो भीतरी लेयर होता है दोस्तों, उसी को हम लोग दोस्तों, उस उत्तक को दोस्तों एपीथीलियम कहते हैं, जो इस स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन से जो है प्रोड्यूसर गैस है, ये आपको बताना है। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो है मिक्सअप होता है। तो इसे दोस्तों हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों एक और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो दोस्तों, कि जो भाप अंगार गैस का सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों। ये आपको बताना है कि भाप अंगार गैस का फार्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो भाप अंगार गैस का फार्मूला होता है वो दोस्तों CO+H2 का मिश्रण होता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद रखेंगे। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो फूल वाले जो पौधे होते हैं दोस्तों, उसमें नर युग्मक पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है। तो याद रखेंगे दोस्तों, नर युग्मक को दोस्तों हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि फीमेल पार्ट पूछ ले दोस्तों कि इनमें से जो मादा युग्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग दोस्तों स्टिग्मा कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है। ये आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो सबसे न्यूनतम ताप, या दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि परम ताप क्या है दोस्तों, परम ताप कितना होता है, ये आप लोग बताइए। तो आप लोग को बताना है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। जो भी दोस्तों इसका डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है दोस्तों। ध्यान रहेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, केल्विन में नहीं होता। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परम ताप पूछ ले दोस्तों या सबसे न्यूनतम संभव ताप पूछ ले तो वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्विक लाइम अथवा बिना भूजे चूने के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा जो है वो बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं हम लोग। दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत बार बता चुका है। तो आप लोग इसका आंसर सही लगाएंगे दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो CaO है दोस्तों, वो उसे हम लोग दोस्तों बिना भुजे हुए चूना कहते हैं। यदि दोस्तों आप जरा पूछ ले कि भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रहेंगे दोस्तों, CaCO3 को कहते हैं दोस्तों भुजा हुआ चूना। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशिक तंतु यानी कि दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर आप लोग बताना है दोस्तों। फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो प्रकाशी तंतु है या ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई दोस्तों ये नलिका हो गई, इसमें दोस्तों जब भी आप लोग प्रकाश को इंटर कराएंगे तो दोस्तों ये पूरी जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर दोस्तों इतनी ही मात्रा में प्रकाश जो है वो बाहर निकलती हैं। तो इसमें दोस्तों जो प्रकाश का जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी कि दोस्तों इसमें प्रकाश का जो है वो कुछ भी लॉस नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही चिन्ना सा मात्रा में जो है लॉस होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस में ध्वनि की चाल v है
और गैस के परम ताप T में जो संबंध होता है ये आपको बताना है क्या होता है इन दोनों के बीच संबंध। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो गैस में जो ध्वनि की चाल होती है और परम ताप जो होता है उसके बीच जो संबंध होता है वो होता है दोस्तों V प्रोपोर्शनल टू √T होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसको परिभाषा रूप में समझ सकते हैं कि जो किसी भी गैस में जो ध्वनि की चाल होती है उसमें जो परम ताप होता है दोस्तों उसके वर्गमूल के प्रोपोर्शनल होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है, तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों ये आपको बताना है कि समीकरण आपको दिया गया है, दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए दोस्तों हम इसके लिए 5 सेकंड समय देते हैं दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप लोग को पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों उनको जो है वो सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, एक तो ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पौधे जो है भोजन या प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस का उपयोग करते हैं, तो CO2 की ज़रूरत है दोस्तों। और उनको जो है जल की ज़रूरत है, H2O यानी कि जल की ज़रूरत है, जो कि दोस्तों जड़ों द्वारा उनके पत्तियों तक पहुंचता है। तो क्या क्या ज़रूरत है दोस्तों, सूर्य और CO2 और H2O जरूरी है दोस्तों। तो देख लीजिए इसमें किस किस ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले दोस्तों इन सारों में दिया गया है, ए में नहीं दिया गया है, तो ए को दोस्तों कैंसिल कर देंगे, ये तो ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। ध्यान देंगे, अब इसको दोस्तों इन तीनों ऑप्शनों में देखेंगे तो आपको बस दोस्तों समीकरण को बैलेंस कर लेंगे दोस्तों, तो आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों बी में जो दे रहा है 6CO2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लीजिए तो C6 यानी कि दोस्तों जो कार्बन है वो 6 तो आ गया और 6 कार्बन यहाँ पे हो गया, यानी कि दोस्तों 6 कार्बन यहाँ पे है और कहीं कार्बन नहीं है ना दोस्तों। तो देख लीजिए 6 यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है ना दोस्तों, तो इससे करके आप लोग याद कर सकते हैं। और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बचा दोस्तों, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन आ गया। यानी कि दोस्तों जो आप लोग देख सकते हैं बी जो है वो बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये तो होगा नहीं, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों H2O CO, और दोस्तों जो इसमें जो रिलीज होता है वो ऑक्सीजन इतनी मात्रा में नहीं रिलीज होता दोस्तों, बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होता है, ये तो आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये जो बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों, जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये दोस्तों जितने भी ये तीनों जो हैं ये दोस्तों स्ट्रॉन्ज एसिडिक हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये जो है सिट्रिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल होता है, बाकी ये जो तीनों है दोस्तों ये स्ट्रॉन्ज एसिड होते हैं। तो इसको आप लोग इस तरह करके याद रख सकते हैं दोस्तों। कभी भी दोस्तों ये ऑप्शन में दिख जाए तो दोस्तों समझ लीजिएगा कि ये स्ट्रॉन्ज एसिड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है कि जो स्कर्वी डिजीज होता है दोस्तों वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों यदि आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो वो क्या होता है दोस्तों, तो वो ध्यान देंगे दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि दोस्तों ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो ध्यान देंगे दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है, तो आपको बताना है कि बारूद जब हम लोग बनाते हैं दोस्तों या कोई वैज्ञानिक कोई बनाते हैं तो उसमें दोस्तों मुख्य रूप से क्या लेना आवश्यक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों बारूद बनाते समय हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बारूद में बनाते समय दोस्तों इसका होना तो आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इसके बिना जो है बारूद नहीं बना सकते आप, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाइक्राइमल अस्थि कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है कि जो लाइक्राइमल अस्थि पाई जाती है वो शरीर के किस भाग में पाई जाती है।
ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आँख से जो आंसू आता है ये किस ग्रंथि के कारण आता है दोस्तों। तो लेक्राइमल ग्रंथि होती है दोस्तों, उसके द्वारा जो है आँख आँख में जो है वो आंसू आता है। तो वैसे ही ध्यान रख सकते हैं, लेक्रिमल ग्रंथ जो होता है उसके द्वारा जो आँखों में आंसू आता है, तो उसको करके याद कर सकते हैं दोस्तों। ये तो आपके आँख जो है आपके फेस में पाया जाता है ना दोस्तों, जो आँख होता है वो तो आपके फेस में पाया जाता है। तो सब उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फेशियल, यानी कि दोस्तों जो फेस में पाया जाता है तो फेशियल हड्डी हो जाएगी जो है लेक्रिमल अस्थि। तो इस तरह करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि जो आंसू आते हैं वो किस ग्रंथि के कारण आते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि लेक्रिमल ग्रंथि के द्वारा जो है वो आँख में आंसू का निर्माण होता है, उसी से जो है आँख से आंसू निकलते हैं। तो उसी से आप लोग इसको भी ध्यान रख सकते हैं, जो लेक्रिमल अस्थि है वो फेशियल बोन है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी दुगनी हो जाए तो दोस्तों आपको बताना है कि उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का, जी बराबर होता है कि दो पिंडों का द्रव्यमान दोस्तों, यानी कि 2m और आर स्क्वायर होता है दोस्तों। आर जहाँ पे क्या है दोस्तों, दो पिंडों के बीच की दूरी है। तो दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि यदि जो दूरी है दोस्तों वो दुगनी कर दी जाए, यानी कि दोस्तों जब दूरी यानी कि आर को जब आप लोग 2 गुना कर देंगे दोस्तों तो आर स्क्वायर, यानी कि दोस्तों जब इसमें आप लोग पुट करेंगे तो ये 2m में, यानी कि दोस्तों इसमें द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आर की जगह जब 2 रखेंगे दोस्तों, 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2m/4 हो जाएगा ना दोस्तों। तो दोस्तों ये कितने गुने के बराबर हो जाएगा, 2m/4 हो जाएगा। और दोस्तों दूरी को दुगने कर दें दोस्तों तो ये 4r² का हो जाएगी नहीं दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो 1/4 के बराबर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मान है इसका तो मान जो है वो g के बराबर दिया ही है। तो यह दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल g बराबर जो हो जाएगा वो g 1/4 के हो जाएगा। तो दोस्तों 1/4 हो जाता है। तो इस तरह करके आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप किसी भी दो पिंडों के बीच की दूरी, या सूर्य हो या पृथ्वी हो या चंद्रमा हो दोस्तों, यदि उनके बीच की दूरी को यदि आप लोग 2 गुना कर देंगे तो जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यह आपको बताना है कि इसमें से जो दिया गया है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यह आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो टेस्ला है ये भी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है दोस्तों। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। लेकिन दोस्तों जो वेबर होता है ये दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे एक गॉस बराबर कितना होता है दोस्तों, तो एक गॉस बराबर दोस्तों 10⁴ टेस्ला होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि एक गॉस बराबर कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 10⁴ टेस्ला होता है। ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। तो लेंस की क्षमता आपको बताना है दोस्तों कि लेंस का क्षमता कितना होगा। याद रखेंगे दोस्तों, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतने दी गई है तो दोस्तों मैंने इसका पहले भी फार्मूला बता चुका है कई बार, ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। तो फोकस लेंस की क्षमता P बराबर होता है दोस्तों 1/f, यानी दोस्तों f जो यहाँ पे है वो क्या है दोस्तों, फोकस दूरी है। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया है दोस्तों, 0.5 दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप लोग दोस्तों 0.5 को यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। और दोस्तों जो डायोप्टर है ये दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हुई। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक कर देंगे, और साथ में जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो दोस्तों आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, ये आपको बताना है कि इनमें से जो दिया गया है दोस्तों, ये कौन सा एक यौगिक है, कंपाउंड है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो जल होता है ये एक यौगिक है। कैसे है दोस्तों, क्योंकि जो जल को दोस्तों आप लोग कंपाउंड रूप में इस तरह से देख सकते हैं। जो जल का फार्मूला होता है वो H2O होता है, लेकिन दोस्तों केरोसिन तेल का कोई भी दोस्तों कंपाउंड नहीं होता, कोई भी यौगिक नहीं होता, दूध का भी नहीं होता दोस्तों, पेट्रोलियम का भी नहीं होता। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग ऐसा करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए सर्वप्रथम जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया? तो ये आपको बताना है कि कौन से वैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जॉन रे थे, इन्होंने जो है वो सर्वप्रथम जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिक रूप से परिवर्धित चावल की किस्म जो गोल्डन राइस है दोस्तों, उसमें जो है कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये आपको बताना है कि गोल्डन राइस से दोस्तों हम लोग को कौन सी विटामिन मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसके द्वारा हम लोग को विटामिन ए प्राप्त होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण है दोस्तों, जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसके हाइड्रोजनीकरण में निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकेल का जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है Ni। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नाम ना देकर दोस्तों सिंबल दे देता है, तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यमो जो है ये किसका सिंबल है, ये दोस्तों मोलिब्डेनम का सिंबल है। Pt जो होता है ये प्लेटिनम का सिंबल होता है, और जो Fe है दोस्तों ये आयरन का सिंबल है। तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो सिंबल दे देता है और नीचे जो ऑप्शन में है उसका नाम पूछ लेता है कि यह किस चीज़ का सिंबल है। तो आपको वो दोस्तों पीरियाडिक टेबल को भी बारे में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो FeCO पे होल 5 है दोस्तों, ये 5 है। तो मैं आयरन का जो है वो ऑक्सीकरण संख्या बताना है कि इसमें जो है कितनी ऑक्सीकरण संख्या है आयरन की, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो CO होता है ये एक उदासीन होता है दोस्तों, ये न तो अम्लीय होता है दोस्तों, न तो क्षारीय होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें जो इसका ऑक्सीकरण मान हो जाएगा, ऑक्सीकरण मान 0 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आयरन है इसमें से कुछ भी जो है वो जुड़ नहीं रहा है, ये एक उदासीन है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि यहाँ पे कोई दूसरा मेटल होता, या तो अम्लीय होता या क्षारीय होता दोस्तों, तो जब वो जितने भी यहाँ पे आयरन से जुड़ते उतना दोस्तों उनका जो है ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक उदासीन है, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि जो रेशम कीट होते हैं उसके जो किस अवस्था से जो है आपको रेशम मिलता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो रेशम का जो प्यूपा होता है दोस्तों, इसके द्वारा हमको रेशम की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है, ये आपको बताना है कि जो जूट हमें प्राप्त होता है दोस्तों, जूट का जो तंतु है यानी कि दोस्तों फाइबर है, वो हमें पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पौधों के तना से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर सी दिया है दोस्तों, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, ये आपको बताना है कि जो एंगस्ट्रॉम है वो इसमें से क्या मापता है, ये आपको बताना है दोस्तों, किसकी इकाई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है प्रकाश तरंगों की लंबाई को मापता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर
10 मीटर होता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने साइंस के जो है जर्नल साइंस के हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग जीके यानी कि दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। यह आपको बताना है कि जो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1913 में। किसने किया था दोस्तों, तो लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना ने किया था। और कहाँ किया था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। यह आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी इसका आंसर डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो दोस्तों संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो संविधान सभा के जो है वो अस्थाई अध्यक्ष थे। और दोस्तों यदि आपसे अस्थाई अध्यक्ष पूछ ले तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। तो ये आपको बताना है कि इनमें से जो है किसकी स्थापना BR अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना किया था, समाज समता संघ की भी स्थापना किए थे और पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो खजुराहो का मंदिर बनवाया गया था वो किन शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो खजुराहो का मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि खजुराहो का मंदिर कहाँ है तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। तो राइट आंसर दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है। ये आपको बताना है कि जो गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ है वो किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है मेघालय में स्थित है। यहाँ पे ही दोस्तों गारो जनजाति खासी जनजाति जो है मेघालय में ही मिलते हैं, इन्हीं पहाड़ियों पे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी आप लोग को याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी। ये आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो उसमें जो है पहली महिला कौन सी थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, पहली महिला जो थी वो आशा पूर्णा देवी जी थी। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पहले व्यक्ति पूछ ले, यानी दोस्तों पहला पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया गया था। सुनिए दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि पहला पुरस्कार किन्हें दिया गया था तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था GC कुरूप, यानी दोस्तों जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, ये आपको याद रखना है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों जो हाल ही में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो 56वां किसने दिया गया है। तो ध्यान देंगे 56वां दिया गया है नीलमणि फूकन जी को, और 57वां जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है दामोदर मौजा जी को दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग को इन दोनों को भी ध्यान रखना है, इससे तो क्वेश्चन 100% छपने को मिलेंगे दोस्तों। यदि आप लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। इससे तो 100% चांस है कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को कवर किया है दोस्तों, 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है, यह आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान देंगे जो इसमें ब्रिक है दोस्तों बी का मतलब है ब्राज़ील, ब्राज़ील इसमें है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसका सदस्य है। आर का मतलब है दोस्तों रूस, रूस भी इसका सदस्य है दोस्तों। आई का मतलब है इंडिया, इंडिया भी इसका सदस्य है दोस्तों। और सी का मतलब है दोस्तों चाइना, तो दोस्तों ध्यान देंगे सी का मतलब क्यूबा नहीं है, सी का मतलब है दोस्तों चाइना। तो ध्यान देंगे दोस्तों इसमें जो क्यूबा है ये सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पैलेस ऑन व्हील क्या है, ये आपको बताना है कि जो पैलेस ऑन व्हील है वो क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए दोस्तों कि जो पैलेस ऑन व्हील है वो क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हील से संबंध रख, व्हील से याद रख लिया जाएगा दोस्तों, ये जो है राजस्थान का जो है वो राजसी रेल यात्रा है, ये आप लोग को याद रखना है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये कब शुरू किया गया था, तो ये दोस्तों 1914 में शुरू किया गया था। तो ये भी आप लोग डेट भी वर्ष भी याद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, तो आगे भी संभावना है दोस्तों पूछ ले, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं रेलवे जो है वो प्रश्न को रिपीट करता है दोस्तों, तो आप लोग इसके भी ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्लाह रखा जो है वो किस वाद्ययंत्र को बजाते हैं या किस वाद्ययंत्र से संबंध है इनका, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो अल्लाह रखा जी हैं ये तबला वादक थे, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 डिग्री जो अक्षांश है दोस्तों वो किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्माण करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो 49 डिग्री जो अक्षांश है दोस्तों, मैंने इसको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है दोस्तों कि कौन कौन से देश 49 डिग्री से सीमा बनाते हैं। क्यों दोस्तों ये जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी दोस्तों इनको हल्के मत लीजिएगा, सभी दोस्तों क्वेश्चन को कवर करते हुए चलिएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों जो 49 डिग्री जो अक्षांश है ये यूएसए और कनाडा के बीच है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था, तो आपको बताना है कि कहाँ किया था जो है भारत पहला अपना परमाणु विस्फोट परीक्षण या किस वर्ष किया था। तो ध्यान रखें दोस्तों ये जो किए थे 1974 में किया था, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कब किया गया था दोस्तों, तो 18 मई 1974 को किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे डेट। और कहाँ किया गया था दोस्तों, तो पोखरण राजस्थान में किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क है और मसाई मारा नेशनल पार्क रिजर्व जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों ये जो नेशनल पार्क हैं और ये जो रिजर्व है दोस्तों ये दोनों जो हैं ये अफ्रीका में स्थित हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है इंदिरा गोस्वामी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये आपको बताना है कि जो इंदिरा गोस्वामी जी हैं वो किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये लेखिका हैं एक, तो ये लेखन क्षेत्र से संबंध रखती हैं, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी कि दोस्तों जो जीएसटी है ये कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है यदि आपसे पूछ ले तो ये है दोस्तों 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां है दोस्तों। और जो जीएसटी काउंसिल की जो अनुच्छेद है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 279 ये भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो दोस्तों ध्यान रखना है 279 अनुच्छेद में है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो IRDA है दोस्तों ये संबंधित है, यानी कि दोस्तों ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों जो IRDA है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों इंडियन रेगुलेटरी दोस्तों आप लोग इसका फुल फॉर्म जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है।
कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए दोस्तों। जो IRDA है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जो संबंध है इसका, ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है इंडियन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इंडियन रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, यह आपको याद रखना है। और इसका जो संबंध है वो LIC से है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया तो मैं आपको बता दिया हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रहेंगे, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये आपको याद रखना है। यह जो क्षेत्र है बीमा क्षेत्र से संबंधित है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। किसमें से जो है वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। जो पश्चिमतम बिंदु है दोस्तों, ये कच्छ से नहीं संबंधित है, क्योंकि ये दोस्तों गलत दिया हुआ है। बल्कि दोस्तों ध्यान देंगे, जो दक्षिणतम बिंदु है उसे दोस्तों हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो उत्तरोत्तम यानी दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इंडिया हो गया दोस्तों। इसका जो सबसे उत्तरोत्तम पार्ट है दोस्तों, यानी कि जो सबसे नॉर्थ में है वो दोस्तों, इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो दोस्तों सबसे लास्ट में है, दक्षिणतम पॉइंट है दोस्तों भारत का, उसे हम लोग दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जो दोस्तों पूर्वोत्तर में जो सबसे इधर है दोस्तों, पूर्वोत्तर साइड में, उसे वो दोस्तों क्षेत्र है किवीथू। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन के जनक इसमें से कौन है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो लॉर्ड रिपन है, इन्हें दोस्तों भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और दोस्तों इनको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि किस गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन के समय में ही दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, ये आपको बताना है कि इनमें से जो कौन है वो बारदोली सत्याग्रह के नेता हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इसी आंदोलन में जो है महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है। इसी जो सत्याग्रह में है वहाँ के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है वो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों आपको बताना है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो है ये नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो कौन है दोस्तों, वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रवेश रावल जी हैं। ये आप लोग को याद रखना है। वर्तमान में जो नए अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है दोस्तों, प्रवेश रावल जी हैं। दोस्तों इनका हेरा फेरी मूवी देखा होगा, उसमें ये एक्टिंग की है, बहुत सारी मूवी में एक्टिंग किया है दोस्तों। तो इस समय जो है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि दोस्तों वर्तमान में कौन कौन से देश के बीच हुआ है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग दोस्तों, मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में जो करंट का जो चल रहा है दोस्तों, ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही है। तो आप लोग दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। सारा जो सैन्य अभ्यास है दोस्तों मैंने उसमें कवर किया है, एक भी दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके देख लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों,
दोस्तों यदि आपको टॉप 10 जानकारी से संबंधित किसी भी क्षेत्र में जानकारी चाहिए दोस्तों, तो एक टॉप 10 संबंधित एक वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हरनाथ संधू जी के बारे में जानना चाहते हैं, या टॉप 10 आईआईटी कॉलेजों के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी और क्षेत्र पे, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप लोग जो कटरीना की जो विक्की कौशल से शादी हुई है उनके बारे में टॉप 10 जानकारी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो उससे रिलेटेड फैक्ट को आप लोग टॉप 10 जानकारी की वेबसाइट से जाके जान सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और साथ में ही जिसने भी जो नए हैं अभी दोस्तों और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।